वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं विद्यापीठ नर्सिंग क्लासेस और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ टीम। ये टॉपिक बेटा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये शायद लॉन्ग आंसर्स में ना आए पर शॉर्ट आंसर्स में आपके लिए कभी भी आ सकता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक हेल्थ टीम जो बनाई जा रही है जिसका मेन एम क्या है, केयर प्रोवाइड कराना, उस हेल्थ टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उस हेल्थ टीम का मेन एम क्या है। तो बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हुए हम सीधे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं हेल्थ टीम के बारे में। तो बेटा हेल्थ टीम का जो बेसिक एम है वो क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि केयर प्रोवाइड कराना। जो बेसिक एम है हेल्थ टीम का वो क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर टीम का जो मेन एम है वो है केयर प्रोवाइड कराना, है ना। तो जब केयर प्रोवाइड करवाते हैं बेटा तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं। किसी व्यक्ति की अगर हम इलाज कर रहे हैं उसका, तो उसका इलाज कोई आसान बात तो नहीं होती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। हर एक इंडिविजुअल यूनिक है तो उसको होने वाली बीमारी भी यूनिक है। तो हर एक बीमारी को हैंडल करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल क्रिया है, उसको इतना आसान मत समझिएगा आप। तो जब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा तो इसको कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है कि नहीं। इसको करने के लिए बेटा टीम एफर्ट चाहिए। क्या चाहिए हमको? टीम एफर्ट चाहिए। अगर हमारे पास टीम एफर्ट नहीं होगा तो हम वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं। तो गोल क्या है? केयर करना। और केयर करके हम क्या करवाना चाह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव कराना चाह रहे हैं। बेसिक सी यही बात तो है। जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन को, तो वो केयर प्रोवाइड कराने का मेन एम क्या है हमारा, कि पर्सन की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सके। अगर वो बीमार है तो वो ठीक हो जाए, अगर वो ठीक है तो उसकी हेल्थ में कोई भी डिक्रीज ना हो। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, तो केयर प्रोवाइड कराना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कराने के लिए हमें चाहिए बेटा टीम एफर्ट चाहिए। और टीम एफर्ट के लिए हमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, टीम एफर्ट के लिए हमें हर एक व्यक्ति का, हर एक, है कि नहीं, हर एक व्यक्ति का एक डिफरेंट फंक्शन जो है उसको निर्धारित कर देना है। चलिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, टीम एफर्ट होना चाहिए। तो टीम एफर्ट होगी तो बेसिक सी बात है कि हमारे पास एक टीम होगी। ये तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास टीम होगी। टीम एफर्ट तो तभी होगा। टीम, हर एक व्यक्ति का हमें क्या निर्धारित करना, हर एक व्यक्ति का हमें डेलिकेटली प्रोवाइड कराना है कि भाई आप इस काम को संभालेंगे, कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे काम को संभालेंगे, मैं इस काम को करने की जिम्मेदारी उठाता हूं। बेसिक सी बात। तो ये सारी चीजें होंगी कब बेटा? जब हमारे पास क्या होगी? हेल्थ टीम होगी। ये हेल्थ टीम का बेसिक काम क्या है? केयर प्रोवाइड कराना। इसलिए बेटा इस टॉपिक का एक और नाम तो येगा, उसको लिखा हुआ मिल सकता है आपको, हेल्थ केयर टीम। इसको और देखिएगा सर, ठीक है। तो हेल्थ केयर टीम या हेल्थ टीम दोनों एक ही नाम है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। दोनों का ही काम क्या है? केयर प्रोवाइड कराना। केयर क्यों प्रोवाइड कराएंगे? ताकि हेल्थ को अचीव कर सके, हेल्थ को इंप्रूव कर सके। केयर एक टीम एफर्ट होता है बेटा प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें एक हमारे पास टीम होगी और इस टीम के अंदर हर एक पर्सन का अपना एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अच्छा चलो देखो, जब आप किसी व्यक्ति को केयर प्रोवाइड कराते हैं एज अ करंट सिचुएशन, एज एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलिए एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। पर्सन को क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस से पर्सन जो है वो जूझ रहा है, क्रॉनिक इलनेस है इसको, ठीक। इस पर्सन का केयर करने के लिए कई सारे टीम मेंबर्स होंगे,
आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि इसको 24 घंटे की केयर चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको आप कुछ समय के लिए केयर देके घर भेज दें और कह दें कि अगले दिन फिर आ जाइएगा केयर लेने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते हम। इस व्यक्ति को हमें 24 घंटे की केयर प्रोवाइड करवानी है। तो अगर हम 24 घंटे की केयर प्रोवाइड कराएंगे तो बेटा क्या एक ही पर्सन इसको कर सकता है? क्या सिंगल पर्सन इस व्यक्ति को केयर प्रोवाइड करवा सकता है क्या इतनी देर तक? आपका जवाब होगा कि सर नहीं। तो क्या करना होगा कि क्यों ना हम इस 24 घंटे के काम को लोगों में बांट दें। तो कैसे बांट सकते हैं बेटा कि 6 घंटे किसी की ड्यूटी, अगले 6 घंटे किसी की ड्यूटी, उससे अगले 6 घंटे किसी की ड्यूटी, और बेटा उससे 6 अगले किसी और व्यक्ति की ड्यूटी। तो जब हमने ये 6-6 घंटे में सारे काम को बांट दिया तो काम कम हुआ लोगों के ऊपर, बर्डन काम का कम हो गया, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं केयर के लिए, प्लस हमें यहां पर एक टीम वर्क भी देखने को मिलेगा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो फंक्शन एक व्यक्ति ही कर रहा था उसको अब 4 लोग कर रहे हैं। तो उस काम के होने के अच्छा होने के आसार बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि हेल्थ टीम या हेल्थ केयर टीम दोनों ही एक ही नाम है। आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ टीम करती क्या है बेटा? केयर प्रोवाइड कराती है। केयर प्रोवाइड कराएगी क्यों? ताकि आप हेल्थ को इंप्रूव कर सकें या हेल्थ को अचीव कर सकें। ये केयर प्रोवाइड कराना बेटा एक टीम एफर्ट है। इसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। टीम एफर्ट है तो बेटा टीम भी होगी हमारे पास। टीम में क्या होना चाहिए? अगर हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास? हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग फंक्शन होना चाहिए। कोई व्यक्ति डायग्नोसिस में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं यहां पर कैसे होगा एग्जांपल इसका, कि कोई व्यक्ति जो है, कुछ लोग वो डायग्नोसिस में लगे हुए हैं, बीमारी का पता लगाने में। कुछ लोग किस में लगे हुए हैं? ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। तो हर एक व्यक्ति, जैसे एक टीम हो गई जिसको कुछ लोगों को हमने किस में बांट दिया? डायग्नोसिस करने में। कुछ लोगों को हमने किस में बांट दिया? ट्रीटमेंट कराने में। तो दोनों लोगों के फंक्शन हमने अलग अलग कर दिए। अलग अलग कर दिए तो एक पूरी टीम डायग्नोस करने में लग गई और एक पूरी टीम ट्रीटमेंट देने में लग गई, है कि नहीं? तो आसानी से काम को किया जा सकता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम को किया जा सकता है। हड़बड़ नहीं होगी बेटा उसके अंदर कि अरे नहीं ये भी करना है पेशेंट के साथ, पेशेंट को ये भी देना है वो भी देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंट के साथ टीम एफर्ट में काम करना है, जहां आपके कई सारे साथी आपके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। और हम इस क्लास में अब आगे यही जानेंगे कि वो कौन कौन से लोग आपके साथ हैं जो काम करते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, टीम का काम क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि ये जो सारी टीम है जिसको हम हेल्थ टीम कहते हैं, इस हेल्थ टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो ये मेंबर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर शॉर्ट आंसर आता है तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। तो देखेंगे जरा जल्दी से हम क्या है वो। तो सबसे मेन मेंबर जो बेटा टीम का होता है वो है हमारा फिजिशियन। सबसे मेन मेंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं, जो मेन मेंबर है टीम का वो कौन है? फिजिशियन। पहली बात। ठीक, दूसरी बात देखिए बेटा, फिजिशियन कौन होते हैं बेटा? जिनके पास डिग्री हो डॉक्टरेट की। डिग्री हो किसकी बेटा? डॉक्टरेट की। डॉक्टरेट की डिग्री हो, प्लस इनके पास क्या होना चाहिए? इनके पास बेटा लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। क्या दो बातें मैंने आपको बताई कि इनके पास एक तो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, प्लस इनके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जामिन करने का। एग्जामिन कह सकते हो इसको आप, पेशेंट की जांच करने का, कंसल्ट करने का, ये इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो फिजिशियन नहीं है बेटा। दो बातें। तीसरी बात देखिए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को बेटा हम कहते हैं डॉक्टर्स। याद रखिएगा,
एक हेल्थ टीम का मेन मेंबर कौन होता है बेटा? डॉक्टर्स हेल्थ टीम के मेन मेंबर होते हैं, इस बात को मत भूलिएगा कभी। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज क्या है जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, वो ये है कि आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा बेटा फिजिशियन, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने लिखा है कि नहीं, और कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे स्पेशलिस्ट। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन भी डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर, क्या अंतर है उसको जानिए। कि ये जो फिजिशियन होते हैं ना बेटा, इनके पास डिग्री प्लस लाइसेंस तो होता है, पर इनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई स्पेशल इन्होंने अलग से किसी चीज के अंदर कोई डिप्लोमा, जैसे कह सकते हैं हम आपकी, जैसे इन लोगों को सभी डॉक्टर्स को क्या करना होता है, एमडी करना होता है एमबीबीएस के बाद, तो ये स्पेशलाइजेशन होता है बच्चे। एक होता है एमएस मास्टर ऑफ मेडिसिन और एक होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। तो इन्हें क्या करना होता है बेटा कि अलग से एक डिप्लोमा, अलग से एक कोर्स इनका करना होता है, जिससे कि इनको एक और डिग्री मिलती है ना। लेकिन फिजिशियन के पास वो नहीं होती, स्पेशलाइज्ड एक स्पेशल होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का डॉक्टर हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सी बात है कि वह डॉक्टर जो हैं वो आईज के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड हो गए आंखों के, आई स्पेशलिस्ट। कोई लिवर के हैं, वो लिवर के हो गए, कोई लिवर के ज़्यादातर होते हैं, वो सभी लोग जीआई ट्रैक्ट के भी होते हैं, है कि नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वो हो गए स्पेशलिस्ट। कुछ लोग यूरिनरी सिस्टम के होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, वो सब यूरिनरी सिस्टम को संभालते हैं। कुछ लोग बोन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सब ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिशियन जो हैं वो ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, वो हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं। उनको आई के स्पेशलिस्ट की भी थोड़ी जानकारी होगी, उनको जीआई ट्रैक्ट के बारे में भी जानकारी होगी, यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी, बोन्स के बारे में भी, सुपरफिशियल नॉलेज हर एक चीज के बारे में हो। अगर आपको कोई इनसे रिलेटेड बीमारी होगी और आप अगर फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो वो आपको ट्रीट करने के लिए कुछ ना कुछ दवाइयां तो जरूर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो स्पेशलिस्ट बेटा ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में नॉलेज होती है। पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास आइस की स्पेशलिटी है तो आई स्पेशलिस्ट हो गए, किसी के पास जीआई ट्रैक्ट की है तो वो जीआई ट्रैक्ट के स्पेशलिस्ट हो गए, किसी के पास यूरिनरी सिस्टम का, किसी के पास बोन का। कहने का ये मतलब है, तो कभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेशलिस्ट कौन होते हैं और फिजिशियन कौन होते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस हेल्थ केयर टीम के जो मेन मेंबर हैं, वो मेन मेंबर होते हैं बेटा कौन, डॉक्टर्स, ठीक है ना। एमओ हो सकते हैं आपके, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो, वो सभी कौन होते हैं बेटा, डॉक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक हेल्थ केयर टीम का मेन मेंबर कहलाया जाता है एक डॉक्टर। चलिए साहब आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो हमें एक और मिले हेल्थ केयर टीम के मेंबर, जिनको हम कहते हैं असिस्टेंट फिजिशियन। ये भी होते हैं असिस्टेंट फिजिशियन। ये कौन है, ये कोई नहीं है बेटा, ये जूनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं ये भी, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ये भी हैं, पर ये क्या है, जूनियर डॉक्टर हैं, या आप ये कह सकते हो कि अभी ये गाइडेंस में काम कर रहे हैं। किनके गाइडेंस में काम कर रहे हैं ये, इनके जो मेन फिजिशियन है उनके। मेन फिजिशियन ये हो गए, इनके अंडर में, इनके गाइडेंस में प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट फिजिशियन कर रहे हैं। इनका होना क्यों जरूरी है बेटा, ये आप जान लीजिए, नहीं तो आपसे सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि एक असिस्टेंट डॉक्टर क्या
जानना आपके लिए जरूरी है कि बेटा मान के चलिए कि कभी जो है फिजिशियन, जिसको हम मेन डॉक्टर कहते हैं, फिजिशियन जो है वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्रॉस का निशान लगाया मैंने, अवेलेबल नहीं है वो इस समय, तो इनकी एब्सेंस में, इनकी एब्सेंस में बेटा सारे काम को यही संभालेंगे, असिस्टेंट फिजिशियन। अगर फिजिशियन नहीं है तो उनकी एब्सेंस में सारे कार्यभार को कौन संभालेंगे? असिस्टेंट फिजिशियन ही संभालेंगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। और बाकी ये क्या काम कर सकते हैं? जो काम सर करते हैं आपके, वही काम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ये भी है, डॉक्टर ये भी है, इनके पास भी डिग्री है, लाइसेंस है, इनके पास भी डिग्री और लाइसेंस होता है। अंतर क्या है बेटा? अंतर कुछ नहीं है, अंतर है एक्सपीरियंस का, है कि नहीं? एक्सपीरियंस का अंतर है। ये काम करते करते अब अच्छे पोस्ट पर हैं, ये अभी काम कर रहे हैं, कुछ समय के बाद इस पोस्ट पर आ जाएंगे, किसी नई टीम का इनको मेंबर बना दिया जाएगा, वहां पर ये हेल्थ टीम के जो फिजिशियन होंगे, मेन मेंबर होंगे। कहने का मतलब ये है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं साहब आगे। तो दो फिजिशियन और आपने असिस्टेंट फिजिशियंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड मेंबर के बारे में। तो थर्ड मेंबर कौन हो सकते हैं बेटा? हेल्थ केयर टीम के, उनको जान लेते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं वो? चलिए जाने। देखो, एक हेल्थ टीम में हमारे थेरेपिस्ट और होते हैं। कौन होते हैं बेटा? थेरेपिस्ट। अच्छा, ये थेरेपिस्ट बेटा क्या करते हैं? इनको भी जान लीजिए। ये बेटा थेरेपी प्रोवाइड कराते, क्या करवाते हैं? ये थेरेपी प्रोवाइड करवाते। अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं बच्चे, आप थेरेपीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए एक हो गई ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक हो गई आपकी, है कि नहीं? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इनका ज्यादा रोल मेंटल एस्पेक्ट वाले पेशेंट के साथ रहता है। मेंटल एस्पेक्ट या मेंटल कंडीशन, उन सभी को कौन देखते हैं? थेरेपिस्ट देखते हैं बेटा। ये भी कौन होते हैं? ये भी डॉक्टर्स होते हैं, बट टीम के मेन मेंबर नहीं है, इसको ध्यान रखिए। टीम के मेन मेंबर कौन है? मैंने पहले ही लिखाए थे आपको, फिजिशियन। थेरेपिस्ट थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं, डॉक्टर्स ही होते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्यूपेशनल, जैसे थेरेपी एक मैंने आपको बताया, एक ग्रुप थेरेपी बताया मैंने, ये इन थेरेपीज को प्रोवाइड करवाते हैं। थेरेपीज क्यों प्रोवाइड कराई जाती हैं? क्योंकि बेटा जो थेरेपीज हैं उनका मेन काम है किन चीजों को ठीक कराने का? जो मेंटल कंडीशंस है। कौन सी कंडीशंस है बेटा? जितनी भी मेंटल कंडीशंस हैं, चाहे वो आपकी कोई सी भी बीमारी हो, मानसिक बीमारी, उन सबको ठीक कराने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा? थेरेपिस्ट ही रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर हैं हेल्थ टीम के, उनको हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से मेंबर हैं आइए देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बेटा, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो में रहेगा ये। ठीक है, चलो तो कौन से हैं? वो हैं बेटा आपके फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। अगर ये नहीं होंगे हेल्थ टीम में तो बेटा आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनका पूरा का पूरा काम फार्मास्यूटिकल्स का ही होता है। क्या होता है सर फार्मास्यूटिकल्स? बहुत आसान है बेटा। अच्छा, किसी पेशेंट को आपको ठीक करना है तो इसको क्या दोगे? इसको मेडिसिन ही तो दोगे। अगर आप इसको मेडिसिन नहीं दोगे तो ये ठीक कैसे होगा? तो ये मेडिसिन आएगी कहाँ से? इस मेडिसिन को कौन रखेगा? और आपने तो मेडिसिन लिख दी कि इस मरीज को ये दवा चलनी चाहिए, वो दवा इस पेशेंट को देगा कौन? वो यही देंगे साहब। तो इनका मेन काम क्या हो गया? मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड।
इनका मेन काम क्या हो गया बेटा? मेडिसिन से रिलेटेड, दवाइयों को स्टोर करना, दवाइयों को प्रोवाइड कराना, दवाइयों का रेजिम बताना। रेजिम समझते हो दवाइयों का रेजिम क्या होता है? रेजिम होता है बेटा कि किस वक्त कौन सी दवा खानी है। सुबह ये वाली दवा लेनी है, दोपहर में ये वाली दवा लेनी है, रात को ये वाली दवा लेनी है। ये बताने का काम किसका होता है बेटा? फार्मासिस्ट का ही होता है। हालांकि डॉक्टर्स भी करते हैं इस काम को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर फार्मासिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके लिए मेडिसिन तो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, प्लस आपको वो वाली नॉलेज भी देंगे जो आपकी ड्रग रेजिम में काम आने वाली है ना, किस तरीके से कौन सी दवा लेनी है। तो ये बात हो गई बेटा फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट क्या करेंगे? आपके फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी हैं, फार्मास्यूटिकल्स मतलब क्या है बेटा? इसका सीधा सीधा मतलब है ड्रग्स, ड्रग्स या मेडिसिन। इनको डिस्पेंस कराएंगे, इनको लोगों तक पहुंचाएंगे, स्टोर करेंगे, ये सारे काम किसके हैं? फार्मासिस्ट के, है कि नहीं? चलिए साहब नेक्स्ट बात करते हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं टीम के बेटा, वो है हमारे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं डाइटिशियन। ये भी हमारे टीम के ही मेंबर होते हैं, ठीक है? स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक है। डाइटिशियन इस तरीके से, ठीक है? चल, तो डाइटिशियन का क्या काम है बेटा? बहुत सिंपल सा काम है, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लो साहब, ये आ गया आपके सामने। तो न्यूट्रिशनल सर्विसेज क्या हो सकती हैं? क्या ये खाना बना के देंगे? अरे नहीं 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 बेटा, ये वो डाइट बताएंगे आपको जो किसी भी पेशेंट को लेनी है। डाइट बताएंगे पेशेंट को, क्यों? ताकि जल्दी रिकवरी हो। क्या हो? जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। अगर आप बीमार पड़ भी गए हो तो आपको वो सारी डाइट बताएंगे, वो सारी न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए, है कि नहीं? तो बेटा अब जब भी कभी आप बीमार पड़ते हो तो बीमार पड़ने में दवा तो काम करती है, दुआ भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटा उसमें आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आहार सही नहीं लोगे तो आप ठीक तो हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है, आप दवा ले रहे हो तो कुछ समय में ठीक तो हो जाओगे, लेकिन रिकवरी जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी ही देर में होगी। आप अच्छा आहार लोगे, अच्छा खाना लोगे, तो आपकी दवा जो है आहार के साथ मिलकर आपकी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी, और ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, और ज़्यादा इम्यूनिटी आपको जल्दी से जल्दी ठीक कराने में सहायक। चलो, तो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता दे रहा हूँ क्या करते हैं ये। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डाइटिशियंस जो हैं बेटा डिजीज के अकॉर्डिंग, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, बिना डिजीज के किसी भी डाइट को नहीं बताते हैं, डिजीज के अकॉर्डिंग आपको डाइट बताते हैं। जैसी डिजीज वैसी डाइट। जैसे कि मान के चलो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, कॉन्स्टिपेशन नाम की एक बीमारी होती है, कॉन्स्टिपेशन। आप में से कई सारे लोगों ने इसको अनुभव कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो करेंगे आने वाले समय में। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है बेटा कि स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि नहीं, और हो सकता है कि आपको स्टूल पास करने जाने का समय ही ना हो। कहने का मतलब कि आज गए ही नहीं, दूसरे दिन भी नहीं गए, है कि नहीं, बहुत समय तक स्टूल पास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? कॉन्स्टिपेशन कहलाया जाता है। अच्छा, होता क्या है बेटा इसमें जान लीजिए। तो डाइट इसमें क्या देंगे हम? तो डाइट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फाइबर रिच डाइट देते हैं। ऐसी डाइट देते हैं जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो। फाइबर के कई सारे स्रोत हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ऐसी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें क्या ज्यादा होगा? फाइबर ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान के चलो आपको इंजरी हो गई,
या फिर आपकी सर्जरी हुई, दोनों एक ही कंडीशन है, समझ के चलो। इंजरी में होता क्या है कि आप एक्सीडेंटली अपने हाथ पैर को तोड़ लेते हैं और वो फट जाते हैं, सर्जरी में हम जानबूझ के उनको काटते हैं। मान के चलिए ऐसा कुछ हुआ है, तो हुआ क्या बेटा, इसको देख लो फटाफट से। हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी रिकवरी के लिए नई सेल्स बनना जरूरी है। आप रोड पर भागते हुए जा रहे थे, आप गिर गए, आपका हाथ छिल गया पूरा, अब यहां से मसल्स फट गई। अब मसल फट चुकी हैं, यहां से रप्चर हो चुकी हैं, तो अब इन मसल्स को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो तब यहां पर नई सेल्स बने। तो नई सेल्स बनाने के लिए कौन सा फूड रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप पढ़ चुके हैं कई बार कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो प्रोटीन होता है। तो सर्जरी हुई हो या इंजरी हुई हो, दोनों में नई सेल्स बनानी है, तो नई सेल बनाएंगे तो कौन सा फूड देंगे, आप भी जानते हो, प्रोटीन रिच डाइट देंगे। प्रोटीन रिच डाइट, लो साहब ये आ गई। ये कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने आपको कि डाइटिशियन जो होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप ठीक तो हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवा खा रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस हो जाए अगर आपका, तो आपकी रिकवरी जो है वो उतनी ही जल्दी हो सकती है। कहने का मतलब ये। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे, जिसके बिना बेटा ये टीम पूरी की पूरी अधूरी है, तुम ये समझ लो। अगर वो नहीं होगा तो ये टीम पूरी नहीं हो पाएगी, इतना जो है जबरदस्त उनकी पर्सनैलिटी है, ये समझ लेना आप। कौन है वो, देखो हम बताते हैं, आप कौन से वाले हैं, देखो तुम्हें नाम बताएंगे तो सब खुश हो जाओगे। कौन है वो, उनको कहते हैं हम क्या, उनको कहते हैं हम नर्स। लो साहब, अगर ये टीम में नहीं है तो टीम पूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, इतने महत्वपूर्ण कार्य है हमारे। चलिए देखो साहब, नर्स, आप भी जानते हैं कि नर्स कौन होती हैं साहब, जिनके पास या तो डिग्री, पहली बात, प्लस, प्लस नहीं लगाएंगे हम, या फिर डिप्लोमा। किसमें, नर्सिंग में ही डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखना। डिग्री भी किसकी होनी चाहिए, नर्सिंग की, डिप्लोमा भी किसका होना चाहिए, नर्सिंग का, प्लस लाइसेंस और होना चाहिए आपके पास, लाइसेंस कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस का लाइसेंस होता है ये, ध्यान रखिएगा इस बात। काय का लाइसेंस होता है बेटा, प्रैक्टिस का लाइसेंस होता है। ये अगर आपके पास है तो आप एक नर्स माने जाएंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं साहब उसको, ये बहुत जरूरी है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो एक ऑफिशियल नर्स उसको नहीं माना जाता है। तो ऑफिशियल नर्स होने के लिए क्या होना चाहिए साहब, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आओ चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, एक नर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, नर्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये कम्युनिकेशन टूल है, ऐसे समझ लो आप। अभी हम बताते हैं आपको कैसे, ये नई बात है आपके लिए। कम्युनिकेशन टूल है ये, एक ऐसा उपकरण है जो कम्युनिकेशन के काम में आता है। काय का कम्युनिकेशन, आओ देख लो बेटा। इधर साहब है हमारे डॉक्टर साहब, इधर है साहब हमारे पेशेंट साहब, इनको कई सारे मरीज देखने, एक पेशेंट ये वाला भी देखना है, एक पेशेंट ये वाला भी देखना है, एक पेशेंट ये वाला भी देखना है, इनको भी देखना है। इन्होंने इन्हें कोई बात बतानी चाहिए पर बता नहीं पाए क्योंकि ये बिजी थे, तो इन्होंने क्या किया, अरे इनके बीच में है ना, ये सिस्टर हैं तो हैं, इन्होंने अपनी बात किनको बता दी, सिस्टर को, सिस्टर ने बात किसको बता दी, डॉक्टर को, डॉक्टर ने उनको सुझाव दिया, नर्स ने वो सुझाव पेशेंट के ऊपर कर लिया। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्या ये कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, आप तुम सब जानते हो कि कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन टूल की तरह भी काम करती है कौन, नर्स काम करती है। अच्छा, और देखो साहब नर्स क्या है, इसीलिए बेटा ये आपकी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की क्या कहलाई जाती है, बैकबोन कहलाई जाती है। जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है हमारा, जिससे हम मरीजों का उपचार करते हैं, उनको सही करके घर भेज देते हैं, वो उसकी नर्स क्या है, बैकबोन है। अगर नर्स को आप इस टीम में से निकाल दोगे तो बैकबोन टूट जाएगी, और किसी की भी बैकबोन टूट गई बेटा तो काम होता नहीं है। ध्यान रखना, अपने आप पे गर्व महसूस करना।
चलो साहब, तो डिग्री उसके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का टूल है और बैकबोन है। एक और काम होता है नर्स का, क्या काम होता है साहब जानिए, हम नर्सिंग से जुड़े हुए हैं तो हम बताएंगे आपको और सारी चीजें, कि ये वर्क को डेलीगेट करती हैं, वर्क को डेलीगेट, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, डेलीगेशन ऑफ वर्क करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क को डेलीगेट करना क्या है, देखो बेटा मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि हर एक व्यक्ति का अपना जब फंक्शन होगा तो हम काम को अच्छे से कर पाएंगे। किसी बड़े काम को कब अचीव कर पाएंगे, जब हर एक व्यक्ति का अपना अपना फंक्शन बटा हुआ होगा। भाई आपको ये काम संभालना है, फिजिशियन जी आपको ये काम, थेरेपिस्ट जी आपको ये काम, फार्मासिस्ट जी आपको ये काम, डाइटिशियन आपको ये काम, ये सारे फंक्शन जो हैं हर एक के बांटने के कार्य हैं, आप भी जानते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नर्स उन कामों को डेलीगेट कराती है, अपने से सुपीरियर को तो नहीं करा पाएगी, लेकिन अपने से जो छोटे हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको तो कार्य डेलीगेट किया जा सकता है, उनको तो सारे फंक्शंस बताए जा सकते हैं। तो बेटा ये अपने से जूनियर जितना भी स्टाफ होगा और इनके कलीग, दोनों लोगों को कार्य बांट सकती है कि आप इस काम को संभालेंगे, आप इस कार्य को संभालेंगे। ये भी फंक्शन किसका है, नर्स का ही है। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी लोग जानते हैं, नर्स और क्या करती हैं कि मेन पार्टिसिपेशन करती हैं किसमें, केयर प्रोवाइड कराने में। ध्यान रखिएगा इस बात को, नर्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, केयर प्रोवाइड कराना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेटा नर्सिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा होता है नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। तो यूनिक फंक्शन क्या है, केयर प्रोवाइड कराना। ये किसी और में नहीं लिखवाया मैंने आपको, सिर्फ नर्स में ही लिखवाया है, क्योंकि नर्स के पास यही है अथॉरिटी, किसी व्यक्ति की सेवा करना एक नर्स का ही धर्म है। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया नर्स के बारे में, और इसके अलावा भी कुछ मेंबर्स होते हैं टीम में। जैसे कि आपको नर्स तो हो ही गई, आपके कई सारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या है, रेडियोलॉजिस्ट आपके जो है बेटा डायग्नोसिस में काम करते हैं, जैसे कि आप इसको भी लिख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रेडियोलॉजिस्ट के बारे में जान लो, रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं भैया, रेडियोलॉजिस्ट जो है डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, या फिर इसको आप एक चीज और कह सकते हो, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन, तो ये लैब टेक्नीशियन क्या करते हैं बेटा, इनको भी जान लो। ये बेटा डायग्नोसिस में हेल्प कराते हैं। डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस नहीं होगी तो बीमारी का पता नहीं चलेगा, और बीमारी का पता नहीं चलेगा तो इलाज किसका करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और होते हैं साहब, वो होते हैं अदर स्टाफ मेंबर्स। अदर स्टाफ मेंबर्स ये क्या करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हेल्थ केयर टीम के ही मेंबर्स हो, या फिर या कि आप ये कह सकते हो कि इनका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो हेल्थ टीम से हो। रिलेशन इनका सीधा सीधा हेल्थ टीम से नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये नॉन मेडिकल हो सकते हैं। नॉन मेडिकल हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, आप सब जानते हो बेटा। ये सब जब काम करेंगे तो काम करने के दौरान इनकी सैलरी भी तो कोई बनाएगा। सैलरी कौन बनाएगा, क्लर्क बनाएगा। झाड़ू कड़का कौन करेगा, स्वीपर करेगा। इनकी रक्षा कौन करेगा, गार्ड करेगा या वॉचमैन करेगा। ये सारी चीजें, तो ये लोग हेल्थ टीम के मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करते हैं उनके साथ में ही, इसीलिए इसको बेटा हेल्थ टीम के अंदर ही रखा गया। अब मैंने आज आपको बता दिया इस क्लास के अंदर कि हेल्थ टीम क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है। एक हेल्थ टीम का मेन कार्य क्या है, आप भी जानते हो कि लोगों को केयर प्रोवाइड कराना। केयर प्रोवाइड कराएंगे क्यों, ताकि पर्सन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, और अगर उसको डिजीज हो चुकी है तो हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि इतने सारे इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो सारे मेंबर्स जो हैं आपके पढ़ लेने हैं अच्छे से, और ये शॉर्ट आंसर में आपका। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।